हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग यूपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है हम लोग डेली के डेली कर ही रहे हैं। तो जो वो डेली प्रश्न हम लोग बहुविकल्पी वाले कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न में कई गलतियाँ कर देते हैं। तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, उन गलतियों को सुधारने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो एक तरीका ये है कि हम लोग अगर उसकी थ्योरी पढ़ डालें, उसके बारे में जानकारी ले लें, तो हम लोगों की ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो उसके लिए थ्योरी की क्लासेस मैंने पहले भी चलाई हैं, लेकिन वो क्लासेस अलग थी और ये क्लासेस मैंने अब एक किताब से नहीं बनवाता हूँ। इसके लिए मुझे कई तरीके की बुक्स फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग कहीं पे ये एक PDF आपके लिए तैयार करवा पाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो भी 2-4 लोगों की टीम है, ये पूरी टीम है और ये पूरी टीम बहुत मेहनत करती है भाई, ठीक है। और इसी मेहनत के साथ ही आपको आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जब ये सारी व्यवस्थाएं हो ही गई हैं तो इसीलिए आपको देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे चैनल पे एक मेंबरशिप स्टार्ट की गई है। ये कितने की है? ये दोस्तों 29 की है। सिर्फ कितने की है? ये 29 की। ये 29 की क्यों रखी गई? ये 29 की इसलिए रखी गई कि अगर आप 29 रुपीज़ एक महीने में खर्च करते हो तो आप उसके लिए फिर क्या करोगे? आप उठा के देखोगे, ठीक है। क्या करोगे? देखोगे। और अगर आप देखोगे तो 100% श्योर है कि आप उस चीज़ में हमेशा आगे रहोगे। ऐसे क्या होता है, ऐसे भाई फ्री क्लास चल रही है तो लोगों को लगता है अरे क्या है यार, ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो बाद में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप 29 रुपये की मेंबरशिप है हमारे चैनल की, जो कि आप ले लीजिए, वरना 1 अगस्त से आपकी क्लासेस जो हैं मेंबर्स ओनली मोड में चला दी जाएंगी। और ये जो क्लासेस जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बनाने के लिए, ये आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी छोटी क्लास रखेंगे जिससे जल्दी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। देखो, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं इनके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई तरीके की जनजातियाँ हैं। पहले 5 थी, फिर बाद में 12 और जोड़ी गई। पहले जो 1967 था उसमें 5 सूचियों को क्रमबद्ध किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद 10 और जनजातियाँ जोड़ी गई थी, ठीक, 2003 में। तो इस तरीके से आपको सारी जनजातियों के बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ जनजातियों के बारे में, जो हमारी जो जनजातियाँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 2011 की अगर जनगणना के अनुसार देखेंगे तो वो कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रहित यानी कि जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, वो कौन सा जिला है? तो वो अयोध्या और जालान है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आबादी वाले प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं उनको देखेंगे तो वो कौन कौन से होंगे? तो सोनभद्र और बागपत। देखो, बागपत यहाँ आ गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। सोनभद्र और बागपत, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा और बागपत में सबसे कम, ठीक, वो यहाँ से आप कट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम राज्य की 5 अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं इनको श्रेणीबद्ध कब किया गया था? 1967 में। यह भी आपको मैं एक बार बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में 1967 में जो सूचीबद्ध की गई थी उनका नाम क्या था? तो वो 5 जनजातियाँ थी। कौन कौन सी? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजे। कौन कौन सी? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भूटिया और भोटिया और राजे। तो ये 5 जनजातियां थीं जो कि 1967 में सूचीबद्ध कर दी गई थीं। फिर दूसरी बार जब है राज्य की जो 10 अनुसूचित जनजातियां थीं जिनको श्रेणीबद्ध किया गया था, श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, कब? 2003 में। इनके बारे में आपको पेज के जो PDF है हमारी, इसके सबसे लास्ट PDF में पेज में मिल जाएगा कौन कौन सी वो जनजातियाँ थीं। फिर देखो यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 366 है उसका 25वें भाग के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं, ठीक। सिर्फ उन्हीं को ही अनुसूचित जनजातियां माना जाएगा। चलो देखो, उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़े जनजातीय समूह का क्रम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है? तो वो है आपकी थारू, फिर उसके बाद खरवार और सबसे लास्ट में थारू देखो मैंने पहले बताया, गोंड सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा है, ठीक, और फिर खरवार और फिर थारू और फिर ऐसा करके आगे आगे माहीवीर और ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। चलो
फिर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय की कुल संख्या कितनी है? 11,34,273 है, या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.57% है। अगर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है तो टोटल 12 जनसंख्याएं हैं। ठीक, संपूर्ण भारत में 550 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट थे, ये तो वन लाइनर थे। अब हम लोगों के यहाँ से स्टार्ट होते हैं टॉपिक वाइज। अब देखो, सबसे पहले क्या आएगा? थारू जनजाति। तो जो दोस्त थारू जनजाति है, ये हमारे कहाँ पे निवास करती है? तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, आपको पता है तराई क्षेत्र कौन सा है? जो हिमालय के समानांतर एक पतली श्रेणी, एक पट्टी सी चलती चली आती है, और ये क्षेत्र गंगा यमुना मैदान के गंगा यमुना की नदियों के बीच का वो मैदान है जहाँ पे बाढ़ आती है और दलदली भूमि इकट्ठी हो जाती है, यही वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो ये तराई क्षेत्र में है, जिसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी और कह सकते हैं कि गोरखपुर। ठीक है, आपको लखीमपुर खीरी और गोरखपुर दो क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा नाम इनको सुनने को मिलेगा। ठीक, फिर देखो, प्रमुख वंश, इनका वंश कौन सा है? तो ये प्रमुख इनका जो वंश है वो करात वंश माना जाता है। कौन सा वंश? तो ये करात, और कई जगह पे आपको किरात भी लिखा मिलेगा। ठीक है, कई जगह पे ऐसे करके करात भी लिख के दे देते हैं। ठीक, तो करात या किरात वंश से माने जाते हैं। ये देवी देवताओं की अगर बात करेंगे, किसको किसको मानते हैं? तो ये भैरव को मानते हैं, राम और कृष्ण को मानते हैं, शिव को भी मानते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? ये लोग बांस की जो होता है उसी के शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक पूजक होते हैं, मतलब ये प्राकृतिक को पूजने वाले लोग होते हैं, इसीलिए ये लोग बांस की शिवलिंग बनाते हैं और उसकी फिर पूजा करते हैं। बाकी देखो, ये क्वेश्चन तो खैर हमारे कल की पीडीएफ में भी आया था। कल का क्वेश्चन था कि बांस की जो शिवलिंग बनाकर पूजा कौन करता है, या बांस का जो है वो शिव को बनाकर कौन पूजता है? तो ये लोग पूछते हैं। बाकी इनकी शारीरिक बनावट नहीं आज तक पूछी गई है, तो फिर भी लेकिन यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि इनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है। देखो, यहाँ पे छोटा कद होता है, पीला रंग होता है और चौड़ी मुखाकृति होती है, मतलब चौड़े मुख के होते हैं। हाँ, बाकी मैंने आपको इन लोगों के बारे में ये तो बता ही दिया था ना कि ये लोग कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं। तो इनके लिए तराई क्षेत्र कहा जाता है। गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, ये इस तरीके के क्षेत्र जो हैं यहाँ पे आपको खूब देखने को मिलेंगे। बाकी इनका मुख्य भोजन कई बार पूछा गया है, ये इसीलिए मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ। ये मुख्य भोजन इनका पूछा गया है, चावल और मांस ये लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। लेकिन क्या होता है, इनके जो खाना खाने का जो समय है वो अलग अलग समय पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सुबह का भोजन जो होता है उसको कलेवा कहते हैं, दोपहर का भोजन जो होता है उसको मिझनी कहते हैं, और शाम का जो भोजन या रात का जो भोजन होता है उसको बेरी कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे जा चुके हैं, खासकर UPSSC के जो पेपर थे। ठीक है, ये उसमें अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थारू जनजाति जो है किस तरह के परिवार की व्यवस्था रखती है। तो थारू जनजाति में अभी भी संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। इसमें इनके यहाँ जो विवाह किया जाता है वो विवाह थोड़ा सा अटपटा होता है। इसमें अदला बदली की प्रथा होती है इनके वहाँ पे। अदला बदली का मतलब ये है कि हमने आपको अपनी बहन की शादी आपके साथ की है तो आपको अपनी बहन की शादी हमारे परिवार में करनी पड़ेगी। इनके यहाँ पे इस तरीके की बहनों की अदला बदली का प्रचलन चलता है। तो इनके वहाँ पे नाम क्या दिया जाता है? अदला बदली की प्रथा कही जाती है। ठीक है, याद रखना, इनके वहाँ पे पूछा जाता है कि थारू जनजाति में किस तरह के विवाह का प्रचलन है। तो इनके वहाँ पे अदला बदली की विवाह का प्रचलन है। ठीक है, बाकी इनके यहाँ विधवा विवाह का भी प्रचलन है, और जो लठ भराव भोज दिया जाता है, जो विधवा विवाह के समय जो विधवा विवाह होता है उसके समय पर जो लठ भरवा भोज दिया जाता है। लठ भरवा का मतलब ये मत समझ लेना कि लठ भर भर के पेल दिए जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब इनके आते हैं भवन निर्माण की बात। तो ये लोग भवन निर्माण में मट्टी और इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ये लोग अपना लकड़ियों से, या कह सकते हैं जो लठ होते हैं, बांस की लकड़ियां होती हैं, उनसे बनाते हैं, या नरकुल जो होते हैं उनसे अपने घर को निर्माण करते हैं। बाकी इनके मेन चीज़ है त्यौहार। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला त्यौहार है कि बजहर त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बाकी ये कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, मकर संक्रांति भी मनाते हैं, त्यौहार दशहरा भी मनाते हैं, और दीपावली भी। यही एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और अपने पूर्वजों को भेंट चढ़ाते हैं। इन जो भेंट चढ़ाते हैं अपने पूर्वजों को, उसको रोटी कहते हैं। ये देखो आपके सामने सब कुछ लिखा होगा, आप निश्चिंत रहो, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। हर एक चीज इसमें घुसेड़ी गई है। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो।
इसमें हम लोगों ने हर वो चीज़ घुसेड़ दी है जो आपको वहाँ से मिल सकती है। ठीक, बाकी देखो इनका जो व्यवसाय क्या था, ये कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ये शिकार भी करते थे, वनों से लकड़ी भी बीन के लाते थे, जड़ी बूटी भी बनाते थे, कंदमूल का सेवन करते थे, और ये मतलब कंदमूल ले आके बेचना, और ये इस तरीके के जो एकत्र गढ़ करना, मतलब जो इनको आदि इस तरीके के जो काम थे ये करना इनको बहुत अच्छा लगता था, यही काम ये लोग करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो थारू जनजाति है इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे तो परियोजना के बारे में बताया गया। तो ये परियोजना एक शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1980 को, ठीक है, जो संचालित है। बाकी इन लोगों के लिए एक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि थारू समुदाय के जो लोग हैं इनके लिए महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। तो थारू जनजाति के विकास के लिए, इनकी पढ़ाई के विकास के लिए, इनकी शिक्षा के विकास के लिए जो महाविद्यालय खोला गया है सरकार के द्वारा, वो लखीमपुर खीरी में खोला गया है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे बक्सा या भोक्सा दो नाम होते हैं, इनको या तो बक्सा कहते हैं या भोक्सा कहते हैं, और एक और कहते हैं बुक्सा भी कहते हैं। कई जगह पे आपको कई बुक्स में ये बुक्सा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बुक्सा या बक्सा, बा से बक्सा और बा से ही बिजनौर। ठीक, तो इनका निवास स्थान क्या हो जाएगा, किसका, बा से बक्सा का या बा से बुक्सा का निवास स्थान बा से बिजनौर। ठीक है, ये पटवार राजपूत घराने से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल के पेपर में भी आया था, जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था, जो हम लोगों ने परसों प्रैक्टिस सेट किया था जनजातीय समुदाय से संबंधित, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से। वहां पे आपको ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जो जनजाति है जो कि राजपूत परिवार से संबंध रखती है, पटवार राजपूत घराने से, तो कौन रखती है, बुक्सा या भोक्सा। इनकी शारीरिक संरचना कहीं भी नहीं पूछी जाती किसी की भी। तो ये छोटा कद के होते हैं, मध्यम कद के होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है, आंखें भी छोटी होती हैं, और समतल जो इनकी नाक होती है वो चपटी या कह सकते हैं दबी हुई होती है, और रंग इनका सांवला होता है। इनके लेकिन प्रमुख देवी देवता बहुत पूछे जाते हैं, और ये सब नाम पूछे जाते हैं। कोई भी नाम आपसे कह देंगे कि इनमें से ऐसे कौन सा है जो ये लोग नहीं पूछते हैं। ठीक, इस तरीके से ज़्यादा पूछा जाता है। या बुक्सा जनजाति किस तरीके, कौन से भगवानों को पूजती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से, चामुंडा देवी, शंकर, दुर्गा, काली, ठीक है, लक्ष्मी, राम और कृष्ण, इनको पूजते ही हैं। साथ में अगर प्राकृतिक पूजा में देखेंगे तो ये लोग पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। सॉरी, ये नहीं करते हैं, अच्छा ये तो चिनार की वृक्ष की करते हैं, वो और जनजाति है दूसरी वो करती है। ठीक, तो ये चिनार का जो पेड़ होता है ये लोग उसकी पूजा करते हैं। चलो फिर इनका भी प्रमुख त्यौहार देख लो। इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी। और ये लोग ही ऐसी एक जनजाति है कि ये लोग 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है, 25 दिसंबर को मनाती है। तो कौन सी, बुक्सा, भोक्सा या बक्सा। ठीक है, कहाँ निवास करती है, बिजनौर में। इनमें विवाह, इनमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होता है, इनमें अंतरजातीय विवाह भी होता है, इनमें विधवा विवाह भी है, और इनमें बहुपत्नीय प्रथा का भी प्रचलन है। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, जैसे आजकल बिग बॉस में आप लोगों ने खूब आजकल रील्स आपके सामने आ रही होंगी, या कोई न कोई मीम्स ऐसा जरूर आ रहा होगा, जो वो एक अरमान मलिक आया है जिसकी 2 पत्नियां हैं। तो इसी तरीके के लोगों को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है, कि जब एक पत्नी के अलावा 2-3 पत्नियां रखी जाए वो उनको बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा के दौरान जो है इनके लड़की के पिता वर पक्ष के द्वारा धन दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वर पक्ष के द्वारा जो लड़की पक्ष के पिता को जो धन दिया जाता है उसे मालगति कहते हैं। खैर ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन आपको अभी तक यूपी SSSC ने नहीं पूछा है। लेकिन भैया जिस हिसाब से पिछले बार जो यूपी SSSC जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आया था, उन्होंने जब कौन सा वो दरवाज़ा पूछा था उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ सकते हैं। यूपी में जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके दरवाजे की अगर ये लोग लंबाई चौड़ाई पूछ सकते हैं तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ये महामूर्ख इंसान है, पेपर बनाने वाले इसके महामूर्ख हैं, तो आप इसके लिए भैया पहले से प्रिपेयर रहिए। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये लोग कृषि और पशुपालन पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, बुक्सा जनजाति का जो सर्वोच्च पंचायत व्यक्ति होता है उसको तख्त कहलाता है। ये भी कल क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है जूनियर असिस्टेंट यूपी SSSC के। तो जो बुक्सा जनजाति का जो पंचायत का सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति होता है उसको तख्त कहते हैं। और इनके वहाँ पे जो बुक्सा जनजाति होती है इसमें जो तख्त होता है इसमें शायद 5 लोग शामिल होते हैं। एक सेकंड मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
तो दोस्तों जो आपको बताया कि जैसे बुक्सा जनजाति जो होती है, इनके यहाँ पे जो पंचायत होती है उनका सबसे बड़ा व्यक्ति तखत, जो तख्त होता है, तखत लिखा हुआ है, तख्त होता है, वो कहलाता है। बाकी इनके यहाँ पे इनके 5 प्रकार होते हैं। जो इनमें जो पंचायत होती है उसमें 5 लोग शामिल होते हैं। पहला तो जो तख्त होता है वो होता है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जो है आपका ये मुंसिफ आता है, ठीक है, क्या होता है, मुंसिफ आता है, मुंसिफ। और उसके अलावा दरोगा होता है, ठीक है। उसके बाद में दरोगा के बाद में 2 सिपाही और शामिल होते हैं, ठीक है। तो 2 सिपाही और शामिल होते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे। फिर बुक्सा जनजाति का स्पष्टीकरण की अगर बात करेंगे तो इनका विभाजन ब्रह्मांड बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा, इसके रूप में बताया गया है। फिर देखो खरवार जनजाति की बात करेंगे। इनका निवास स्थान सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। इनका मूल निवास की अगर बात करेंगे तो ये लोग झारखंड के पलामू व 18 हजारी क्षेत्र ये है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इनकी उपजातियाँ बहुत बार पूछी गई हैं कि कौन कौन सी, सूरज, दौलतबंसी, पतबंदी, राउत, खेरी, मगौती, मोजियाली, गोंजू या आर्मिया। ये इन लोगों के सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां खैरवार जनजाति से संबंधित नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपको संबंधित होंगे, एक संबंधित नहीं होगा। तो जब तक आपको इनकी सारी जनजातियां ये याद नहीं होंगी तब तक आप अलग नहीं कर पाओगे। खैरवार की जनजातियां पूछी भी जाती हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं तो बंधौस, बसंती, दूल्हा देव, घमसन, गोड्यार्या, हनुमान, शिव और दुर्ग पूछे नहीं जाते हैं। इनका प्रमुख नृत्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो कर्मा है। ये पूछा जाता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका कौन सी जनजाति थी यार, मैं तो भूल गया, खरवार जनजाति जो है ये उसकी जनजाति का नृत्य है। ये लोग त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं तो ये लोग होली भी मनाते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं, अनंत चतुर्दश यानी कि अनंत चौदस जिसको बोलते हैं वो मनाते हैं, जीवतिया मनाते हैं जिनको जीवित पुत्रिका कहते हैं। खरवार जनजाति के जो लोग हैं वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन ये लोग गेहूं चावल इनका मुख्य भोजन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मुख्य भोजन क्या है, तो गेहूं और चावल इनका मुख्य भोजन है। ठीक है, ये पूछा गया है हमारा प्रैक्टिस जो सेट, जो बहुविकल्पी वाला प्रश्न जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं रोज शाम को 8 बजे, आप उसमें जनजाति वाला पोर्शन खोलिएगा, जनजाति वाला वीडियो प्ले कीजिएगा। 35 क्वेश्चन है उसमें कराए गए, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप आने वाले समय में मैं जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो भी अभी यूपी के पोर्शन में क्वेश्चन कराऊंगा जनजाति से रिलेटेड, आपको एक भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो से बाहर चला जाए तो बताना, ठीक। और ये लोग क्या करते हैं, खरवार लोग सबसे ज़्यादा मांसाहारी शाकाहारी होते हैं, लेकिन गेहूं चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे जब जैसे कोई विशेष ओकेजन हो जाता है, जैसे कोई शादी हो गई, के त्यौहार पड़ गया, तो ये लोग मांस के साथ साथ में मदिरा का भी सेवन करते हैं, यानी कि दारू भी पीते हैं। नशेड़ी हैं भाई। चलो माही गिर जनजाति, इनका निवास क्षेत्र जो है वो नजीबाबाद, बिजनौर है, जलालाबाद है, मनेरा है, धारा नगर है और मंडवार है। इनका जो प्रमुख धर्म है इस्लाम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, तो माही गिर जनजाति है जो मानती है। इनका व्यवसाय मछली पकड़ना है, लेकिन एक और पूछा जाता है कि रिक्शा चलाना का काम, ठीक। रिक्शा चलाने का काम कौन सी जनजाति करती है, तो माही गिर जो जनजाति है, माही हीर होता है ना, हाँ, माही गिर जनजाति जो है वो रिक्शा चलाने का भी काम करती है। इनके जो आपसी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का, उनको निपटाने का काम किसका है, तो उसको सुलझाने का और उसको निपटाने का काम जो है उसकी पंचायत करती है। और पंचायत में इनके वहाँ पे बादशाह और वजीर जैसे पद होते हैं, लेकिन जो बादशाह और वजीर होते हैं ये वंशानुगत होते हैं। जैसे मतलब आज जिस परिवार का बादशाह है कल उसी परिवार का बादशाह होगा। गोंड जनजाति, ये सबसे बड़ी जनजाति है यूपी की। ये देखो ज़्यादा जगह पे निवास भी करेगी, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, मऊ, ये सबसे ज़्यादा जगह पे और सबसे ज़्यादा मिलती है। इनकी उपजातियाँ इतनी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। ये पूछी जाती हैं जो प्रमुख देवता हैं, यहाँ से ये प्रमुख देवता का काम है। तो दूल्हा देव, बारा देव, बड़ा देव, नारायण देव और नाग देव, इनके देवता पूछे जाते हैं कि इनके देवता कौन कौन से हैं, ये लोग किस देवता को पूछते हैं। विधवा विवाह, इनके यहाँ विवाह जो है, इनके यहाँ विधवा विवाह होता है, बहु विवाह होता है, दूध लौटवा विवाह होता है का इनका जो प्रचलन है। लेकिन ये दूध लौटवा विवाह, इसके बारे में मैंने आज तक कहीं भी कोई भी बुक में थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। मुख्य भोजन इनका बाजरा होता है, ये मांस भी खाते हैं, ये कंदमूल फल भी खाते हैं, मदिरा का सेवन भी ये लोग करते हैं। नशेड़ी बहुत बड़े हैं ये लोग। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, ये कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, टोकरी व रस्सी बनाते हैं, जंगल
कंदमूल फल इकट्ठे करते हैं, फल फूल इकट्ठे करते हैं, जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा ये लोग महुआ के जो फूल होते हैं उनको बीन कर उससे शराब बनाते हैं, और ये वही शराब होती है जो सब इससे ऐसे समझ लो वोदका बनती है। जो महुआ का फूल होता है इससे वोदका बनती है, और ये सबसे लाइट शराब मानी जाती है। इसीलिए महिलाओं के लिए दारू का सेवन भी अगर करने को बताया जाता है, या जो महिलाएं करना चाहती हैं, उनके लिए वोदका सबसे अच्छी दारू होती है। शारीरिक संरचना, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है कभी नहीं पूछी जाती है। इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल काले होते हैं, ओठ मोटे होते हैं, नाक बड़ी होती है और फैली हुई होती है। जैसे कि अफ्रीका के जो कालाहारी जंगल वगैरह हैं जहाँ पे वो इस तरीके की जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, ये उस तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में प्रदेश में जो गोंड समुदाय था, इसकी 5 उपजातियां थी, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एसटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब देखो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख अनुसूचित अनुसूचित जातियां हैं, इनका निवास स्थान दे रखा है। तो चलो देखते हैं। जैसे थारू, देखो मैंने इसीलिए अलग अलग कलर में कर दिया कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये कैसे क्या हो गया क्या है। ठीक है, तो जैसे थारू प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं इसमें आपको मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच एवं लखीमपुर, सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो लखीमपुर। उसके बाद में आपको ये क्या नाम गोरखपुर में भी मिलती हैं, यहाँ पे गोरखपुर नहीं दे रखा है। ठीक है, गोरखपुर में भी आपको थारू जनजाति देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन में कई बार गुजरात, आपको लखीमपुर खीरी की जगह पे गुजरात गोरखपुर भी देखने को मिल जाता है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर, क्योंकि बा से बुक्सा, बा से बिजनौर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। गोंड या धुरिया और नायक, ये 3 जनजातियां जो हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ और आजमगढ़, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर देखो ओझा, पठारी, राज और गोंड, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? बस्ती, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ये नाम जरूर याद कर लेना दोस्तों, ये आपसे पेपर में आपको 1 नंबर जरूर देंगे। लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आप लाखों तो बच्चे, 2.5 लाख ही बच्चा है, लेकिन हाँ आप हजारों बच्चों से आगे हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 100 बच्चों को बैठाल के जनजातियों के क्वेश्चन करा लीजिए, उन 100 बच्चों में कोई ऐसे 10 बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट आते हैं या पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सारे के सारे बच्चे जनजातियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाता है। ठीक है, कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसके वहां पे कौन वजीर होता है, किसमें वजीर होता है, किसमें आपको मुंसिफ होता है, किसमें दरोगा होता है, ये सब नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो चीजें आपको प्रोवाइड कराई हैं कि जब आप पेपर देने जाएं तो आप कहीं से भी भूलें ना। सहरिया जनजाति ललितपुर में, पहरिया जनजाति सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा और पानिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, फिर चेरो ये भी सोनभद्र तथा चंदौली में मिलेगी, भुइया या भुनिया ये सोनभद्र में। तो आपने देखा होगा सोनभद्र एक ऐसी जगह है जहां पे जनजातियों की भरमार है, बहुत ज़्यादा जनजातियां हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर जनजातियों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ मिलती हैं? सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में। ये आपको 1 लाइनर में पहले भी बताया था जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों देखो, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनजाति से बन सकते थे, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन गलत कर सकते थे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मैंने क्लियर करा दिए हैं। तो दोस्तों फिर इसी तरीके की जो और भी क्लासेस होंगी उनके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप में मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, ना ही पॉसिबल है, क्योंकि दोस्त पैसा लगता है, ये सारी चीज़ें टाइप करानी पड़ती हैं। और जब टाइप होता है तो जो टाइप करने वाला है वो भी महीने का पैसा लेता है, या इतने PDF बनाने का इतना पैसा लेता है, इस तरीके से। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो दोस्तों फिर हम लोग और किसी टॉपिक के साथ में और किसी टॉपिक की PDF और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।